गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत की अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए हुई पहली लड़ाई, हमारी आज़ादी का पहला संग्राम। ठीक है, अंग्रेज़ों ने इसको नाम दिया था सिपॉय म्यूटिनी, सिपाहियों का विद्रोह, लेकिन भारत के लोग इसको मानते हैं आज़ादी की पहली लड़ाई। अब देखिए इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले हमको समझना होगा कि अचानक से भारत के सारे लोग अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ कैसे खड़े हो गए, है ना। इतने सारे लोगों को यूनाइट करने के लिए तो कुछ फैक्टर्स लगा सकते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं सब जमा हो जाएंगे, है ना। कुछ तो रीज़न सबके दिमाग में होंगे जिससे सारे लोग यूनाइट हो गए हों, है ना। तो वो कौन से रीज़न थे, पहले वो हमको समझना है। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ट्रेड करने के नाम से भारत में आई थी और धीरे धीरे इसने अपने पैर पसारे, कैसे इसने राजाओं के बीच में फूट डालना शुरू किया और कैसे एक राजा के ख़िलाफ़ जब ये दूसरे राजा की मदद करते थे तो कहीं ना कहीं ये दोनों राज्यों को हड़पने का प्लानिंग उनके दिमाग में चलता रहता था। ये सब लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, एकदम से समझ में नहीं आया, धीरे धीरे समझ में आया। ये रॉ मटेरियल जो है भारत से लेके जाते थे अपने देश, वहाँ पे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते थे उनको और वापस भारत में लाके बेच देते थे। सिर्फ बेच नहीं देते थे, अपने सामानों पे ही अपने सामानों को ये टैक्स फ्री रखते थे और यहाँ के भारत के जो बने हुए सामान थे उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते थे कि आम आदमी की पहुँच से वो बाहर हो जाता था। इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा? इससे इफ़ेक्ट ये पड़ा कि हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, हमारी जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ थी भारत की, वो बंद होने लगी। मैं आपको बता दूं कि भारत एक समय में हमारी जो जीडीपी थी, ठीक है, भारत की जो जीडीपी थी वो पूरी दुनिया की जीडीपी का 1/4 थी, 1/4, ठीक है ना। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हाँ, हमारी जो जीडीपी थी वो बहुत बड़ी थी। हमारा ट्रेड रिलेशन अगर आप देखोगे तो रोमन कल्चर के साथ भी हमारा ट्रेड रिलेशन था। उस ज़माने से हम ट्रेड करते आ रहे हैं। ट्रेड में हम नए नहीं थे, कभी नहीं थे, लेकिन हम ट्रेड में ईमानदारी दिखाते थे, हम ईमानदारी से ट्रेड किया करते थे। ये छल कपट, इससे हमारी पहचान नहीं थी, ये नया था हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये छल कपट जब हुआ हमारे साथ तो हम समझ नहीं पाए। हमारे लोग भोले थे, हमारे लोग व्यापार करना जानते थे, ईमानदारी से व्यापार करना जानते थे, और इसी चीज़ का जो है खामियाजा हमारे लोगों को भुगतना पड़ा। हमारा जो ट्रेड था यहाँ पे, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी यहाँ पे, वो ख़त्म हो गई, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया कलाकार थे जो लकड़ी के सामान बनाते थे, पत्थरों की मूर्तियाँ बनाते थे, और बहुत सारे स्किल्स थे उनके पास, बहुत सारे स्किल्स। तो उस ज़माने में क्या होता था कि राजा के पास जब ये आते थे और अपना स्किल दिखाते थे तो राजा उनको बहुत सारे इनाम दे देता था, इससे उनका घर चलता था। लेकिन जब से ये अंग्रेज़ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमान संभाली, इन्होंने इन सब आर्टिस्टों को, आर्टिजन्स को, इनको प्रमोट करना बिल्कुल बंद कर दिया। इनको पैसे नहीं मिल रहे थे, तो ये मजबूरीवश अपना पेट पालने के लिए कोई दूसरा काम ढूंढ के करने लगे, क्योंकि इनको पता चल गया आर्ट एंड आर्किटेक्चर या आर्ट में कोई पैसा अब इनके लिए नहीं बचा है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स तो थे। एक फैक्टर और था कि अंग्रेज़ जो अपना नया सिस्टम लेके आए ना, एजुकेशन सिस्टम, जो भारत को वो पढ़ाना चाहते थे, भारत के लोगों को अपना सिस्टम पढ़ाना चाहते थे, अपने तरीके से पढ़ाना चाहते थे, अपने तरीके का बनाना चाहते थे। तो इन सब में उन्होंने हमारे कल्चर को भी बहुत ठेस पहुंचाई। भारत के लोगों का जो कल्चर था, भले उसमें अंधविश्वास भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं था, ठीक है, तो हमारा कल्चर टूटा, कहीं ना कहीं हमारा अंधविश्वास भी टूटा। और कल्चर और ये हमारा जो अंधविश्वास था, ये जब टूटा तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। लोगों को लगा कि ये अंग्रेज़ कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं। अगर हम एक नहीं होंगे, इनके खिलाफ़ लड़ेंगे नहीं, तो ये हमारी संस्कृति को खा जाएंगे। वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न था लोगों के यूनाइट होने का। ये तो बात हुई आम लोगों की। जो रूलिंग क्लास था, जो रूलर्स थे, वो कैसे यूनाइट हुए,
वो कैसे एक साथ आए अंग्रेज़ों के खिलाफ? इसको आप ऐसे समझो कि अंग्रेज़ों ने कई सारी नीतियाँ लगाई, कई सारी पॉलिसीज़ लगाई, जिससे कि राज्य जो है वो ऑटोमेटिकली अंग्रेज़ों के अंडर आता जाएगा। पहला जो पॉलिसी था वो ये था, उन्होंने कहा कि भाई जो भी राज्य अच्छे से गवर्न नहीं करेगा अपने स्टेट को, वो ऑटोमेटिकली अंग्रेज़ उसको उनसे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। एक पॉलिसी ऐसी बनाई लॉर्ड डालहाउसी ने एनेक्सेशन के लिए, जिसके अंतर्गत ये नियम बनाया कि जिस भी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। उत्तराधिकारी का क्या मतलब है? राजा के बाद शासन करने वाला उसका बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं, बेटा होना चाहिए। बेटा अगर नहीं है तो वो राज्य अपने आप किसके अंडर आ जाएगा? ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। अब ये पॉलिसी बड़ी डेंजर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके हायरार्की में कहीं ना कहीं जाके ऐसा एक फेज़ ज़रूर आएगा जब हो सकता है राजा को बेटा ना हो। गोद नहीं ले सकते आप, गोद लिए वाले बेटे को राजा नहीं बनाना है, आपका बेटा होना चाहिए। तो हायरार्की में कभी ना कभी तो ऐसा मौका आएगा ना जब राजा के का बेटा नहीं होगा, तो वो राज्य ऑटोमेटिकली अंग्रेज़ों के पास चला जाएगा। तो रूलिंग क्लास ने जब ऐसी पॉलिसीज़ देखी तो उनका भी दिमाग ख़राब हो गया। उनको भी लगने लगा कि जब तक यूनाइट होकर इन अंग्रेज़ों को भगाया नहीं जाएगा, हमारे भी राज्य सुरक्षित नहीं है। ठीक, ये तो था बारूद जो जमा हो रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब इस बारूद को धमाके के लिए एक चिंगारी की ज़रूरत थी। किसकी ज़रूरत थी? चिंगारी की ज़रूरत। और इस चिंगारी को लगाने का काम किया भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, कह सकते हो आप इनको, या कह सकते हो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे। अच्छा, मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे अंग्रेज़ी सेना के ही एक सिपाही थे, अंग्रेज़ों की सेना के ही एक सिपाही थे। उस ज़माने में अंग्रेज़ जो बंदूक यूज़ करते थे, भरमार बंदूक जो वो यूज़ करते थे, उसको चलाने में बड़ा टाइम लगता था। गोली भरो, ठीक है, उसके पीछे बारूद लगाओ, फिर एक गेज आता था, उस गेज से उसको सेट करो, फिर गन को बंद करो, गन को कॉक करो, उसके बाद फायर करो, फायर करने के बाद गन को दोबारा खोलो, दोबारा गेज से उसको क्लीन करो, फिर लोडिंग, फिर मतलब उसमें बड़ा टाइम लगता था। तो अंग्रेज़ एक नया गन लेके आए, एक नया हथियार लेके आए। उस हथियार का नाम था एनफील्ड राइफ़ल। क्या नाम था उसका? एनफील्ड राइफ़ल, जिसमें आपको गेज डाल के सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है ना। गोली के पीछे बारूद लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। उस गोली में जो एनफील्ड राइफ़ल की जो गोली थी, वो बारूद के साथ पैकिंग में आया करती थी। आपको सिर्फ उस गोली के ऊपर एक परत होती थी सेफ्टी के लिए, ताकि उस पर जंग वगैरह ना लगे। एक कवच होता था, उस कवच को आपको दांत से छीलना होता था, गोली को बंदूक में डालना होता था, बंद करो, कॉक करो और फायर करो। गेज से क्लीनिंग या बारूद भरना, ये काम आपको नहीं करना था। ठीक, तो ये गन ज़्यादा फास्ट थी, तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये गन ज़्यादा बेटर होगी हमारे लोगों के लिए। ठीक है, वो लेके आए। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम आ गई कि उसकी जो गोली थी, जिसके कवर को आपको दांत से छीलना होता था, क्योंकि वो बहुत कड़क था और थोड़ा फ्लेक्सिबल था, तो आप हाथ से नहीं छील सकते थे, उसको आपको दांत से छीलना पड़ता था। तो एक बात स्प्रेड हुआ। अब ये असलियत था या र्यूमर था, ये किसी को नहीं पता। उस समय तक किसी को नहीं पता था, बाद में पता चला, लेकिन उस समय तक किसी को नहीं पता था कि ये असलियत है या र्यूमर है। क्या खबर फैली? खबर ये फैली कि उस गोली में जो कवर इसका इस्तेमाल हुआ है, वो एक्चुअल में चर्बी है। और चर्बी भी किसकी? गाय की और सूअर की। गाय की और सूअर की। अब देखो, जो हिंदू है वो गाय की चर्बी मुंह से नहीं लगा सकता, जो मुसलमान है वो सूअर की चर्बी मुंह से नहीं लगा सकता। ठीक है, यहाँ कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा समझो। और अंग्रेज़ों की सेना में बहुत ज़्यादा संख्या में भारतीय सिपाही थे,
जो या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे। ठीक है, अब दोनों के लिए उस गोली को मुंह से लगाना हराम था। तो कहीं ना कहीं अंदर 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 चल रही थी बात, लेकिन खुल के कोई नहीं बोल रहा था। तो खुल के बोलने की जिम्मेदारी उठाई सिपाही मंगल पांडे ने। ठीक, मंगल पांडे ने कह दिया, एक पूरा एक ग्रुप तैयार हो गया उसके पीछे। उसने कह दिया कि भाई हम इस बंदूक को नहीं चलाएंगे, इस गोली को मुंह से नहीं लगाएंगे, सरकार को चाहे जो करना है करे। अब सरकार की आज्ञा की खिलाफी हो गई है। सरकार ने जो आज्ञा दिया था उसके खिलाफ हो गई है। सरकार को नहीं ठीक लगा। उन्होंने एक सेना की टुकड़ी भेजी कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कीजिए। जब वो टुकड़ी मंगल पांडे को गिरफ्तार करने पहुंची, मंगल पांडे ने 4 अंग्रेजी अफसरों को गोली मार दी, उनकी मौत हो गई। अब मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उनको सज़ा सुनाई गई कि भाई आप पहली बात तो आपने आदेश की अवहेलना की, आदेश नहीं माना आपने। दूसरी बात, आपने 4 अंग्रेजी ऑफिसर को मार दिया, जिसकी सज़ा केवल मौत हो सकती थी। अच्छा, ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी कि अंग्रेज़ जो हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म जो है वो भ्रष्ट करना चाहते हैं। तभी वो जो है वो चर्बी वाली गोली लेके आए और सबको जो है मुंह से छिलवाना चाहते हैं। लोग भड़क गए, भड़के हुए तो थे पहले से और भड़क गए। अब एकदम एज तक पहुंच गया उनका जो गुस्सा था। अब तो बात धर्म पे आ गई थी, और आपको अच्छे से पता है जब बात धर्म पे आती है तो हम क्या करते हैं, है ना। तो बात धर्म पे आ गई और लोग बहुत नाराज़ हो गए। गुस्सा जो है हमारे एज तक पहुंच गया और अंग्रेज़ों ने कर दी गलती। क्या गलती कर दी कि मंगल पांडे को बांधा तोप के मुंह के सामने और गोला डाल के उड़ा दिया उनको। मंगल पांडे को तोप के सामने बांध के उड़ा दिया। जिस चिंगारी की ज़रूरत थी, भारतीय लोगों को वो चिंगारी मिल गई। मंगल पांडे के मौत के साथ ही विद्रोह शुरू हो गया 1857 का। और इस विद्रोह में क्या हुआ ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में, यानी कि अगले क्लास में।